हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सारे लोग? इस समय हम लोग पॉलिटी की एक सीरीज चला रहे हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड रोचक तथ्य। जो पॉलिटी के हमारे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं और कुछ रोचक तथ्य छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप सभी यूट्यूब के विद्यार्थियों को हम उससे परिचित करा रहे हैं। और उसी कड़ी में आज मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिया है कि भारत रत्न का अनुच्छेद 18 से क्या संबंध है, क्या विवाद रहा भारत रत्न का अनुच्छेद 18 के साथ। क्या वास्तव में भारत रत्न अनुच्छेद 18 का उल्लंघन करता है या नहीं? व्यक्ति को भारत रत्न किसी उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाना चाहिए या नहीं, या यह अनुच्छेद 18 के विपरीत है, असंवैधानिक है? इसका क्या विवाद है? आइए पूरे डिटेल में इस पूरे स्टोरी को सुनते हैं और समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 18 और भारत रत्न। भारत रत्न और अनुच्छेद 18 का विवाद। भारत रत्न और अनुच्छेद 18 का विवाद। जब मैं अनुच्छेद 18 पढ़ाता हूं, कई बार बच्चे हमसे सवाल करते हैं, सर ये भारत के राष्ट्रपति जो मोदी जी कभी फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करते रहते हैं, कभी अमेरिका का, कभी युगांडा का, कभी फिलीपींस का, ये क्या है? क्या यह अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा? नहीं, दैट इज प्राइज नॉट अ टाइटल। वह पुरस्कार है, वह इसके अंतर्गत नहीं आता। वह अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब मैं आपको विवाद समझाता हूं भारत रत्न और अनुच्छेद 18 का। आपको पता है, इतिहास पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा कि देश आजाद होने के बाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश के पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1954 में एक तरफ देश का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न शुरू किया गया, वहीं दूसरी तरफ पद्म पुरस्कार की भी शुरुआत की गई। और पद्म पुरस्कार की भी 3 श्रेणियां हैं, जैसा कि आप जानते हैं। 3 श्रेणियां इसकी भी हैं, जैसा कि आप जानते हैं। एक है पद्म विभूषण, एक है पद्म भूषण, एक है पद्मश्री। और 1954 से यह पुरस्कार शुरू हुआ, भारत रत्न पुरस्कार। और साहित्य विज्ञान कला में, साहित्य विज्ञान कला में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाने के लिए जो कार्य किया जाता था, उसके लिए पुरस्कार दिया जाता था। और 1954 से यह शुरू हुआ, 1977 तक निरंतर दिया गया, कोई विवाद कभी नहीं हुआ। और आपको पता है कि आज़ादी के बाद देश में कांग्रेस की सरकार बनी। आज़ादी के बाद देश में कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार बनी। और कांग्रेस की सरकार जब बनी तो 1977 तक लगातार कांग्रेस की सरकार रही, एक बार भी कांग्रेस की सरकार गिरी नहीं। पहली बार 1977 में कांग्रेस की सरकार गिरती है और जनता पार्टी की सरकार बनती है। और जनता पार्टी की सरकार बनती है, जिसके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बनते हैं। और जैसे ही जनता पार्टी की सरकार बनती है 1977 में, 1977 में भारत रत्न पुरस्कार को बंद कर दिया गया। भारत रत्न पुरस्कार को बंद कर दिया गया और कहा गया कि भारत रत्न जो है ये अनुच्छेद 18 का उपाधियों के अंत का उल्लंघन करता है। और 1977 से लेकर 1980 तक यह पुरस्कार नहीं दिया गया। 1977 से लेकर 1980 तक ये पुरस्कार नहीं दिया गया।
80 में पुनः जनता पार्टी की सरकार गिर जाती है और उसके बाद फिर से कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है और फिर से इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनती है। और जब फिर से कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस सरकार ने कहा कि भैया भारत रत्न काहे बंद कर दिए थे। कहा रे जनता पार्टी वाले कह रहे थे कि ये अनुच्छेद 18 का उल्लंघन करता है, एबोलिशन ऑफ टाइटल के विरुद्ध है। तो कांग्रेस ने कहा थोड़ा अंग्रेजी वर्जन पढ़ लिए होते। कहा भारत रत्न क्या है पता है? कहा पुरस्कार है। कहा पुरस्कार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कहा प्राइज। का अनुच्छेद 18 में क्या लिखा गया है? कहा टाइटल। कहा टाइटल और प्राइज में अंतर नहीं समझ में आता? टाइटल और प्राइज में अंतर नहीं समझ में आता? उपाधियां किसी व्यक्ति को स्वार्थी बनाती हैं, उपाधियां विशेषाधिकार प्राप्त देती हैं, उपाधियां समाज में विषमता लाती हैं, लेकिन पुरस्कार किसी भी व्यक्ति को अच्छे कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। अगर मैं ये कहूँ इस क्लास में कहूँ कि जो बच्चा सबसे शानदार प्रदर्शन टेस्ट में करेगा उसको 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा, तो सभी बच्चे मन लगा के मेहनत करेंगे या स्वार्थी बन जाएंगे? सभी बच्चे मेहनत करेंगे। हालांकि एग्जाम्पल ऐसा कोई पुरस्कार आपको नहीं मिलने वाला है, ये तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि पुरस्कार किसी व्यक्ति को अच्छे कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है, और उपाधियां व्यक्ति को स्वार्थी बनाती है। और पुनः 1980 में कांग्रेस सरकार ने कहा भारत रत्न अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं करता, भारत रत्न एक पुरस्कार है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है, वो टाइटल कहा जाता है, इसे प्राइज कहा जाता है, ये इसका उल्लंघन नहीं करता। हाँ, एक चिंता जरूर है, अगर किसी व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है, मान लीजिए उसका नाम है गुड्डू, और गुड्डू अपने नाम के पहले लगा लेता है भारत रत्न गुड्डू, और बगल में एक घर बनता है, उसके घर में लिखा रहता है केवल गुड्डू, तो इस गुड्डू की तुलना में इस गुड्डू को विशेषाधिकार प्राप्त हो गया। क्योंकि इस पुरस्कार के पद का नाम अपने नाम के आगे पीछे कर रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति भारत रत्न पुरस्कार पाने के बाद उसका प्रयोग उपाधियों की तरह अपने नाम के आगे पीछे लगाता है, तो यह विशेषाधिकार का हनन कर रहा है, तो यह समानता के अधिकार के विरुद्ध है, तब यह विशेषाधिकार के खिलाफ है, तब यह समाज में विषमता लाएगा। तो भारत रत्न में बुराई नहीं है, लेकिन भारत रत्न जिस भी व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाएगा उस व्यक्ति के द्वारा इस पुरस्कार का प्रयोग अपने नाम के आगे पीछे घरों में नहीं लिखाया जाएगा। घरों में नहीं लिखा सकते सचिन तेंदुलकर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ना, भले ही उन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ, लेकिन अपने नाम के आगे ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि यह समाज में विषमता लाएगा, यह विशेषाधिकार उनको देगा, और विशेषाधिकार की समाप्ति के लिए ही समानता के अधिकार को लिखा गया है। और 1980 से फिर से भारत रत्न प्राप्त शुरू हो गया और आज तक दिया जाता है। किसी वर्ष नहीं दिया गया होगा, नहीं घोषणा हुई, वो अलग बात है, लेकिन कोई प्रतिबंध नहीं लगा। प्रतिबंध अब तक केवल 3 ही वर्ष इस पे लगा था, 77 से 80 तक। 2000 अच्छा आगे चल करके 1996 में एक केस भी इसके संबंध में आया है। कभी मेंस में सवाल आएगा तो लिखिएगा एम नागराज 1996 में, ये केस नागराज वाला नहीं था, 1996 में एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, ये मान लिया कि अनुच्छेद 18 का उल्लंघन भारत रत्न नहीं करता, भारत रत्न एक पुरस्कार है। वो केस का नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, आएगा याद तो मैं बता दूंगा आगे, एग्जैक्ट नाम याद नहीं है। नागराज तो 2006 में आया था, कोई केस एक था एकदम एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं आ रहा, आएगा तो मैं बता दूंगा। तो 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि उपाधियों का अंत का उल्लंघन भारत रत्न नहीं करता है। हालांकि 2011 में भारत रत्न में एक परिवर्तन और किया गया। जो पहले ये कहा जाता था केवल ये साहित्य, विज्ञान और कला के क्षेत्र में दिया जाएगा, बाद में इसकी कसौटी को बदल दिया गया, और इसकी कसौटी को बदलते हुए कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी ऐसा कार्य करने के लिए जिससे देश का गौरव बढ़ता है, उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, चाहे वो किसी भी सेक्टर का हो, चाहे वह खेल का ही क्यों ना हो, अगर उस काम से देश का गौरव बढ़ा हुआ है तो उस व्यक्ति को देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न दिया जाना चाहिए। और ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य यही था ताकि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर जैसे लोगों को भारत रत्न से सुशोभित किया जा सके। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से अनुच्छेद 18 और भारत रत्न के विवाद को समझ गए होंगे। तो वर्तमान स्थिति यही है कि भारत रत्न अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं करता है। किसी भी व्यक्ति को
देश के लिए किसी भी ऐसे कार्य को करने के लिए जिससे देश का गौरव बढ़ता है, उसके लिए देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के रूप में भारत रत्न पुरस्कार दिया जा सकता है। यह असंवैधानिक नहीं है, यह अनुच्छेद 18 के विपरीत भी नहीं है। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जिस भी व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा उसका प्रयोग अपने नाम के आगे पीछे नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हमारे समाज में विषमता आएगी और विशेषाधिकार का हनन होगा। बाकी इस बात को ध्यान में रखते हुए किसी भी व्यक्ति को सर्वोच्च कार्य करने के लिए, बेहतर कार्य करने के लिए, उत्कृष्ट कार्य करने के लिए देश का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा जा सकता है। क्लियर? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। फिलहाल ये कॉन्सेप्ट तो नहीं कह सकते, बल्कि ये रोचक तथ्य कह सकते हैं। यूपीएससी ने सवाल भी पूछा है, शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है 2018 में आईएएस ने सवाल पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार का संबंध अनुच्छेद 18 से है। पीछे आप देख रहे होंगे ज्ञान कुंभ ऑफर, और अभी महाकुंभ में कोई छूट आपको नहीं मिली थी पूरे महाकुंभ में। हालांकि उस बीच गणतंत्र दिवस की छूट आपको मिल ही गई थी, नए वर्ष की भी छूट आपको मिली थी, लेकिन अब धीरे धीरे महाकुंभ समाप्त होने वाला है और ये महाकुंभ आपका 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ समाप्त हो रहा है और 26 फरवरी तक ही आपको कुछ ज्ञान कुंभ ऑफर के माध्यम से विशेष छूट भी उत्कर्ष लेकर आया है आपके लिए। और यह ऑफर केवल 23 फरवरी से प्रारंभ होकर 26 फरवरी तक रहेगा। 26 फरवरी तक रहेगा, तो ध्यान रखना है विद्यार्थी। इसमें आप लोगों को क्या मिला है, इसमें आपको 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। 90% तक होता है, कुछ कोर्स में 10%, 15%, 20%, 30%, कुछ एक आध कोर्स ऐसे होते हैं जिसमें 90% तक रहता है, इसलिए ऐसा बोला जाता है। हालांकि आपको ज़्यादातर कोर्सों में 20%, 25%, 30%, 15% ऐसी छूट मिलती है। और साथ ही साथ 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है उत्कर्ष पास पर। और उत्कर्ष पास का मतलब है कि कूपन कोड कुंभ का यूज करना होगा। कूपन कोड कुंभ के माध्यम से आप 20% का अतिरिक्त डिस्काउंट कर सकते हैं, लेकिन यह डिस्काउंट कूपन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप उत्कर्ष के साथ यूपीपीसीएस, समीक्षा अधिकारी, टेस्ट सीरीज या किसी भी बैच के साथ जुड़कर अपनी तैयारी आप करना चाहते हैं तो इस ऑफर का लाभ उठाइए, क्योंकि 3 दिनों के लिए ही समझिए ये ऑफर होगा। 23 से प्रारंभ हो रहा है और ये 26 को समाप्त हो रहा है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार उत्कर्ष के किसी भी बैच के साथ जुड़कर ऑफर का लाभ उठाइए और अपनी तैयारी की शुरुआत कीजिए। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का सेशन कैसे रहा, आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया या नहीं। थैंक यू वेरी मच।